नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। और आपका जो स्नेह है इन क्लासेस के लिए और जो विश्वास है जो देखने को मिल रहा है, उसको मैं करबद्ध होकर प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि जो मेहनत है जो दिल से की जा रही है वो दिल तक ही पहुंच रही है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। आज की डेट में मैंने जितने कॉल्स अटेंड किए हैं, पिछले कई दिनों में नहीं किए हैं, चाहे सिरोही से हो चाहे दौसा से हो, और मतलब कॉल्स को रिकॉर्ड करना कि सर वास्तव में आप जो बोलते हो हम बार बार सुनते हैं, मोटिवेशन मिलता है। मैं नहीं जानता मैं क्या बोलता हूँ क्या नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो बोलता हूँ वो नेचुरल होता है। जो अपने यहाँ से आवाज़ आती है आपको मोटिवेट करती है, अच्छी बात है ये। और मैं फिर विश्वास दिलाता हूँ सिरोही से, जैसे महेंद्र जी का कॉल आया आज कि सर मतलब 4-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन थोड़ी सी घबराहट रहती है। मैं रियल बता रहा हूँ, आपकी जो लंबी तैयारी थी उसे दिशा नहीं मिल रही थी और मैं एक दिशा देने का कार्य कर रहा हूं। और जो कल की क्लास थी वो ट्रिक्स के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, वो बहुत ज़बरदस्त क्लास है। और आज की क्लास भी ट्रिक्स का एक भंडार है, खजाना है, आप देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा। आज जब मैसेज आते हैं, मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम पर, मैसेज आते हैं जब कि सर मैं पेड कोर्स परचेज करने जा रहा था और उतने में मुझे आपकी क्लासेस दिखी, मैंने 2-4 क्लासेस देखी और उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आपकी क्लासेस से ही पढ़ूंगा। इससे भी अच्छी बात एक चीज और देखने को मिलती है, वो ये चीज है कि आपके पास कोई भी बुक है, प्रतियोगिता साहित्य है, XYZ कोई सी भी किताब है, ये नोट्स सभी किताबों को कवर करते हुए चल रहे हैं। फोन आता है, सर मेरे पास ये किताब है, इसको कवर कर रहे हैं आपके नोट्स, सर मेरे पास ये किताब है, इसको कवर कर रही है। यानी आपको मेहनत है ना, वो मुझे चिल्ला कर कहने की आवश्यकता नहीं, वो दिखाई दे रही होगी। इसीलिए परसों से जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है उसको बढ़िया तरीके से देवें। मैं आपको फिर बता दूं, कल एक वीडियो आएगा, उसे जरूर देखना, हाथ जोड़ के करबद्ध होकर मैं रियल बोल रहा हूं, पहले उस वीडियो को जरूर देख लेना ताकि कोई गलती ना रह जाए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने में। फिर आप मैसेज करोगे और इतने मैसेज करोगे मैं अकेला अटेंड नहीं कर पाऊंगा, समझ रहे हो। और जो अभी आपको तो छुट्टियां हैं तो एक आध जो सहयोगी करता है वो भी छुट्टी पे है, तो आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। चलिए, तो आज हम यहां से शुरुआत करेंगे मुंशी प्रेमचंद से। आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद, इनके बारे में कौन नहीं जानता, उपन्यास सम्राट हैं ये, है ना। मुंशी प्रेमचंद, पहले थोड़ी सी इनके बारे में बात कर लेते हैं। आप जानते हैं उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। अरे एक सेकंड, मुझे याद आया, कल जो मैंने आपको देवरानी और जेठानी नाम से एक उपन्यास बताया था, जो मैंने बताया था गोपाल राम गहमरी। तो इसको लेकर अभी तक भी कमेंट्स पड़े होंगे, गोपाल राम जो है गहमरी हैं, बताया। तो आपका जो आ रहे हैं कि सर देवरानी जेठानी की कहानी ये तो सर गौरी दत्त की है और गोपाल राय तो इसके प्रस्तोता है। अरे मेरे भाई, वो अलग है। देवरानी जेठानी की कहानी ये एक अलग है, जिसे कुछ विद्वान उपन्यास मानते हैं और कुछ विद्वान कहानी मानते हैं, और जिसमें गोपाल राय जो हैं, गोपाल राय कहते हैं कि ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है। किसके द्वारा लिखित है ये गौरी दत्त के द्वारा लिखित है। गौरी दत्त इसके रचनाकार हैं। इनके उपन्यास का नाम है देवरानी जेठानी की कहानी। इसे गोपाल राय कहते हैं कि यह हिंदी का प्रथम उपन्यास है, जबकि अधिकांश विद्वान कहते हैं कि इसमें कहानी के तत्व हैं, उपन्यास के तत्व नहीं हैं। तो ये अलग चीज है और आप कंफ्यूज न हो जाओ। इसीलिए मैंने जब गोपाल राम गहमरी को पढ़ाया तब मैंने कहा इनकी इस रचना को याद रखना, ये थोड़ी सी अलग है। जो जासूस, बंद कमरा, रक्त स्नान, इस प्रकार से अलग नाम है, जिसको देखकर लगेगा नहीं यार ये तो उस गोपाल गहमरी साहब की नहीं हो सकती होगी, इसलिए मैंने स्पेशल रूप से बताया है। तो ये और ये दोनों अलग चीजें हैं, है ना। तो यही मात खा जाते हैं कि भक्तमाल, नव भक्तमाल, उत्तरार्ध भक्तमाल, तो यही मात खा जाते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखें। अब जिसने कमेंट किया था कि सर ये इसका अब वो खुद ही जाकर डिलीट करना
कि वो खुद ही जाके डिलीट करना, ताकि मुझे पता लग जाए कि हाँ वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं, उनको ये पता लग चुका है। ठीक है, और आपको अभी भी कोई संदेह हो तो फिर कमेंट करना, मैं फिर जवाब दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसलिए जवाब दे पाऊंगा क्योंकि आपकी क्लास, एक क्लास तैयार करने के लिए मैं आज छुट्टियों का पूरा फायदा उठा रहा हूं, और मैं खुद 3-3 4-4 घंटे पढ़ रहा हूं। इसका आपको आज अंदाजा लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में सर ये आप पढ़ तो रहे हो, क्योंकि पढ़ना पड़ता है। देखो, अपडेट रहना है और आपको अपडेट रखना है, क्योंकि आगे वैकेंसी जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत जल्द आने वाली है, स्कूल व्याख्याता वगैरह, तो उसके लिए बढ़िया कंटेंट देना है। और यहाँ इसी मंच पर अगर सिलेक्शंस की भीड़ बाढ़ लानी है तो मुझे कुछ पढ़ना पड़ेगा आप लोगों के लिए। चलिए, तो उपन्यास सम्राट है, इनके उपन्यासों का जो विषय है वो कैसा विषय है? आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। इन्होंने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास सर्वाधिक लिखे हैं। ये जो उपन्यास आप देख रहे हो, ये सारे के सारे उपन्यास जो है वो इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में कहा जाता है, इनके उपन्यासों को पढ़कर कहते हैं कि कबीर के बाद दूसरे बड़े व्यंग्यकार अगर कोई व्यक्ति है तो ये मुंशी प्रेमचंद ही है, जबकि आधुनिक कबीर नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है, और बस ये 3 बातें आप इनके बारे में ध्यान रख लो, इसके अलावा विशेष कोई बात ध्यान नहीं रखनी। अब आपको ट्रिक समझनी है कि प्रेमचंद के उपन्यासों को लेकर अब आपके दिमाग में आएगा, सर आपने की जो ट्रिक है कि प्रेमचंद पर सेवा और प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा कि उनकी काया निर्मल हो गई और उन्होंने गबन का कर्म छोड़कर जो है मंगल किया। तो इनके उपन्यास हैं सेवा, प्रेम, रंग, यानी सेवा एक तो ये उपन्यास निकलेगा, एक प्रेम, एक रंग, एक काया निर्मला, कायाकल्प, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रय है ना, प्रेमाश्रम, ठीक है, रंग भूमि और कर्म भूमि, गोदान, ये सारे इनके उपन्यास हैं। अब बात क्या आती है? अब बात ये आती है कि सर पहला उपन्यास हमने तो देवस्थान रहस्य पढ़ रखा है, तो आप बिल्कुल सही बोलेंगे। एक उपन्यास है इनका असरारे, क्या नाम है? असरारे, माविद, असरारे माविद। ये उपन्यास जो है ये किस में लिखा गया था? पहले किस भाषा में लिखा गया था? ये लिखा गया था उर्दू के अंदर। ठीक है, बाद में इसका हिंदी रूपांतरण किया गया। बाद में इसका क्या किया गया? हिंदी रूपांतर किया गया। जब हिंदी रूपांतर किया गया तब इसका नाम रखा गया देवस्थान रहस्य। क्या नाम रखा गया? देवस्थान रहस्य। फिर अच्छा, अब आप कहोगे सर इसका जब देवस्थान रहस्य रखा गया तो मतलब एक हमने और भी पढ़ा है जिसका नाम है प्रेमा। क्या नाम है? प्रेमा। एक इनका और भी है प्रेमा, जिसको क्या दो सखियों का विवाह यही कहा जाता है, या मैं कुछ गलत लिख रहा हूं? बताओ। देखें भाई, पढ़ तो आप सबने रखा है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, है ना? पढ़ तो आप सबने रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बताओ इसमें क्या सही लिखा? दो सखियों का विवाह है या नहीं है? क्योंकि लगभग सब जो है गाइड्स वगैरह खोल के रखते हैं, है ना? अब देखो, दो सखियों का विवाह नाम से हिंदी रूपांतरण करवाया था। याद रखना, मैं आपको बहुत बढ़िया चीजें बता रहा हूं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लायक ही बताने का प्रयास कर रहा हूं, है ना? दो सखियों का विवाह का हिंदी रूपांतरण करवाया, दो सखियों का विवाह का हिंदी रूपांतरण करवाया था। लेकिन याद रखना, हिंदी रूपांतरण जो है वो प्रतिज्ञा नाम से करवाया था। किस नाम से? प्रतिज्ञा नाम से करवाया था। बात समझ आई? ये करवाया था, दो सखियों का विवाह का हिंदी रूपांतरण जो करवाया वो प्रतिज्ञा नाम से करवाया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना? अब बात आती है सर ये कब करवाया? तो ये 1929 में करवाया या 21 में करवाया? बस 2 सन बता रहा हूं, 1929 या 21। तो ध्यान रखना, प्रेमा 1929, जो प्रेमा थी 29 साल की थी। अब बात करते हैं असरारे मवादिद, देवस्थान रहस्य। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है?
इसको तो इतना ही ध्यान रखना, देव स्थान रहस्य नाम से इसका हिंदी रूपांतरण करवाया था। इसके अलावा इसमें कोई ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसमें है क्या, इसमें जैसा कि इसका नाम क्या, देवस्थान रहस्य, तो इसमें कहीं ना कहीं धर्म को लेकर, या मतलब जैसे धार्मिक जो स्थान है, धार्मिक स्थानों पर जो पाखंड और मतलब यूं कह सकते हैं कि जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार, बिल्कुल ये तो हम देखते ही हैं, भ्रष्टाचार है। इन ऐसे धार्मिक स्थान, कुछ धार्मिक स्थानों पर जो है भ्रष्टाचार पाखंड के कारण जो है वो पूरा समाज बदनाम होता है। ठीक है, जब वो बात है ना कि ऐसे लोगों को हमेशा बाहर मतलब करना चाहिए। उन्होंने बहुत बढ़िया बताया देवस्थान रहस्य के अंदर, असरारे मादिद हिंदी रूपांतरण देवस्थान रहस्य नाम से धार्मिक स्थानों पर पाखंड और भ्रष्टाचार का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं, आपके दिमाग में एक प्रश्न और आना चाहिए, नहीं आता है तो वो आना ही आना चाहिए। आप बोलोगे सर कि जो ये सेवा सदन है, क्या उपन्यास का नाम है, सेवा सदन, इसको भी तो पहले उर्दू में लिखा गया था। आप बोलोगे सर ये जो सेवा सदन है इसको भी तो पहले उर्दू में लिखा गया था, तो आपने इन दोनों को शामिल नहीं किया, जबकि सेवा सदन को कर लिया। सेवा सदन का नाम रखा था बाजार ए हुस्न। क्या रखा था, बाजार ए हुस्न, इस नाम से ये उर्दू में लिखा गया था। फिर आपने इसको शामिल नहीं किया, इस ट्रिक में इसको शामिल नहीं किया, तो सेवा सदन को क्यों कर लिया? तो इसका मैं आपको कारण बताता हूं। इसका कारण यह है कि इसे उर्दू में लिखा जरूर गया था बाजार ए हुस्न नाम से, किंतु इसे उर्दू में प्रकाशित नहीं करवाया गया था, और इसे सीधा बाजार हुस्न से सेवा सदन नाम से रूपांतर किया, और रूपांतर करने के बाद हिंदी में ही प्रकाशित करवाया गया था। सेवा सदन नाम से इस उपन्यास को प्रकाशित करवाया था। अच्छा, इसमें है क्या, तो सेवा सदन में आप यूं मान लीजिए, इसमें विवाह से जुड़ी समस्याएं हैं। विवाह से जुड़ी समस्याएं कौन कौन सी होती है, दहेज प्रथा, टीका प्रथा, है ना, ये जो जितनी भी प्रथाएं हैं, विवाह से संबंधित प्रथाएं जो है, ठीक है, विवाह के बाद जो आने वाली समस्याएं हैं, कुलीनता, जो विवाह को लेकर हम जात पात देखते हैं, ऊंच नीच देखते हैं, अमीर गरीब देखते हैं, ये सारी समस्याओं का वर्णन इस सेवा सदन उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद ने किया है। सरल बात करते हैं पहले, ठीक है। इसके अलावा जैसे निर्मला, तो निर्मला की मुख्य विषय क्या है, निर्मला का मुख्य विषय है अनमेल विवाह, कि भाई जो उसके 3 पुत्र होते हैं, 3 होते हैं शायद, अनमेल विवाह। ये दूरदर्शन पर आया भी है और पहले लगता था, 12th क्लास में लगता था शायद। तो निर्मला में जो जब वो दूसरी शादी करता है तो उसका जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसकी आयु और निर्मला की आयु दोनों की बराबर होती है। अब वो अपने बराबर की एज वाली लड़की को अपने मां के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता, और एक परिवार का जो है पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, वो एक तरह से देखा जाए तो क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। समझ गए? तो इसमें अनवेल विवाह का वर्णन है। बात करूं मैं गबन की, गबन में क्या दिखाया गया है कि गहनों को लेकर, सोने के आभूषणों को लेकर स्त्रियों में कितना लोभ रहता है। तो स्त्रियों ने कहीं मुंशी प्रेमचंद पे केस कर दिया, तो मुंशी प्रेमचंद जाने आप जाने, मैं तो सिर्फ बताने वाला हूं। तो मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि गबन में यह बताया गया है कि स्त्रियां आभूषणों के प्रति जो है वो कितनी लालायित रहती है। आभूषण मतलब आभूषण प्रियता की त्रासदी का वर्णन है कि आभूषण प्रिय है, अब लाने में सक्षम नहीं है। सबका अलग अलग स्तर होता है, आर्थिक स्तर, तो उस चक्कर में वो लालच होता है, प्रिय भी है, तो उसमें जब वो सही तरीके से नहीं ला पाता है तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ गलत करेगा। और इस आभूषण प्रियता की जो त्रासदी है उसका वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? गबन उपन्यास के अंदर। अच्छा, इसके अलावा आभूषण प्रियता क्यों होती है, तो इस उपन्यास में यह है कि दिखावे और प्रदर्शन की जो हम लोगों में एक लालसा रहती है कि दिखावा होना चाहिए, बस लोगों को दिखाने का प्रयास करना चाहिए कि खुद के पास कुछ नहीं है लेकिन हम दिखाते हैं ऐसे, अरे मेरे तो ऐसे, मेरे तो पूछो ही मत, फलाने बच्चे फलानी उस स्कूल में पढ़ते हैं, उस स्कूल में। अरे बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ाने से कुछ नहीं होता, बच्चे को घर पे संस्कार देने जरूरी हैं। लेकिन ये एक, आप कभी कभी सोचते हो
जैसे कोई आप में से बहुत से बच्चे अब देखो मैं भी बच्चे बोलता हूँ, आप भी मेरे सहपाठी हो, साथी हो, तो जैसे बोलते हैं आप हिंदी अच्छी पढ़ाते हो, चलो ईश्वर की कृपा है कि मैं पढ़ाता हूँ, आपको समझ आ जाता है। लेकिन आपको रियल बात बता दूं कि मैंने हिंदी पे कभी कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि हिंदी ने ही मुझ पे एहसान किया है कि जो लैंग्वेज, जो भाषा सब्जेक्ट के रूप में मुझे 2007 में 11th क्लास में दिलाई गई, तब मैं इंग्लिश लिटरेचर लेना चाहता था, अंग्रेजी साहित्य लेना चाहता था। तो उस वक्त घर वालों ने कहा नहीं तुझे हिंदी ही लेनी है। तो थोड़ा उस वक्त बच्चे थे तो ऐसा लगा नहीं मैं तो इंग्लिश पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा। हिंदी ली, 2 साल मन नहीं लगा हिंदी में, लेकिन जब मन लगा तो इस कदर लगा तो इन्हीं लोगों के कारण लगा। मैथिली शरण गुप्त है, मुंशी प्रेमचंद है, कबीर हैं, सूरदास हैं, तुलसी है, इनके कारण लगा। और आज मेरे कल या परसों मेरे पास एक कॉल आया था, बोला सर मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, सर हिंदी जैसी कोई भाषा ही नहीं है, सर हिंदी में इतना गजब लिखा हुआ है कि सर मेरा इतना मन लगता है हिंदी में, 6-6 7-7 घंटे पढ़ता हूँ। तो यही इन्हीं लोगों, ये हमसे कितने विद्वान थे जो कहते हैं प्रदर्शन वगैरह में कुछ नहीं रखा, दिखावे की प्रवृत्ति में कुछ नहीं रखा, है ना। हम लोग आज जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को महान में बना बैठे हैं, बजाय तुम लोग तो भाग्यशाली हो जो तुम्हारे पास ऐसा सब्जेक्ट है, तुम लोग इतने विद्वान बन सकते हो, तुम्हारे जीवन को सार्थक बना सकते हो, इतना गजब खजाना है ये ज्ञान का। आपके नैतिक चरित्र को भी सुधारने में सबसे सक्षम अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो यही हिंदी भाषा है। इस बात पर आप वीडियो लाइक कर देना ठीक है, चलिए आनंद लीजिए। तो बढ़िया सब्जेक्ट है और हिंदी ने मुझ पे बहुत एहसान किया है, मैं जीवन भर हिंदी भाषा का शुक्रगुजार रहूंगा। माँ है ये मेरी माँ है, मतलब हिंदी माँ के माथे पे लगी बिंदी अच्छी लगती है, कुछ इसलिए भी हमें हिंदी अच्छी लगती है। ठीक है, चलिए तो बात बता दी मैंने। निर्मला में अनमेल विवाह है, सेवा सदन में विवाह से जुड़ी समस्याएं हैं, गबन में दिखावे और प्रदर्शन की प्रवृत्ति के साथ साथ स्त्रियों की आभूषण त्रासदी का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं, जब सेम यही पेज है क्योंकि लिखना, जब बात करेंगे अपने प्रेम यानी अपने बात करेंगे प्रेमाश्रम उपन्यास, किसकी? प्रेमाश्रम। तो प्रेमाश्रम में ऐसा क्या खास है जो हमें याद करना चाहिए? तो आप देखो, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्रेमाश्रम में क्या है, जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जमींदार और किसानों की स्थिति, कि जमींदार और किसानों की क्या स्थिति थी, ये वर्णन किसमें है? प्रेमाश्रम उपन्यास में किया गया है ना। तो प्रेमचंद पर सेवा और प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा। चलिए अगला उपन्यास हमने ले लिया रंगभूमि। ये वो उपन्यास है जिसमें सूरदास की झोंपड़ी कहानी है, और सूरदास की झोंपड़ी कहानी नाम लेते ही आपको इसकी पूरी स्टोरी समझ आ गई होगी। जहां पर एक तरफ नव विकसित पूंजीवाद है तो दूसरी ओर शहरी, मतलब इसमें दो कथाएं जो है वो साथ में चलती है। सबसे बड़ी बात यह, दो कथाएं साथ में चलती है, मतलब शासक एवं अधिकारी वर्ग के, लिख देता हूं, शासक व अधिकारी वर्ग के अत्याचारों का वर्णन है। ठीक है, इसके बारे में यह भी खास बात है कि इसे सबसे पहले जब लिखा गया था तो इसका नाम रखा था चौगाने हस्ती, यह नाम था इसका, चौगाने हस्ती, रंगभूमि के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया रंगभूमि के बारे में। इसके अलावा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जैसे प्रेमाश्रम के बारे में बात बताऊं, इसे मैंने कल भी बताया था कि इसे हिंदी का प्रथम, कल भी बताया था मैंने, प्रथम राजनीतिक उपन्यास माना है। किसने माना है? बच्चन सिंह ने। किसने माना है? बच्चन सिंह ने कहा है कि प्रेमाश्रम हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास है ना। जबकि इसे बच्चन सिंह ने क्या कहा है? भारतीय जीवन का रंगमंच। ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये है असिस्टेंट प्रोफेसर में काम आने वाली चीजें।
कि प्रेमाश्रम को हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास कहा है, जबकि रंगभूमि को भारतीय जीवन का रंगमंच कहकर पुकारा है। बहुत बढ़िया है। मतलब और साथ में यह कहते हैं कि गांधीवादी जीवन दर्शन का, क्या कहते हैं इसके बारे में, कि ये जो उपन्यास है गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक वर्णन है। ये भी तीनों बातें मैंने आपको वही बताई है जो बच्चन सिंह की किताब में लिखी हुई है। समझ गए बात आप? तो ये तो हो गया रंगभूमि और प्रेमाश्रम। अब बात करते हैं हम कायाकल्प की। कायाकल्प, तो काया निर्मल हो गई। कायाकल्प में आप यूं मान लीजिए जमींदारी प्रथा का वर्णन किया गया है। स्पेशल रूप से आप यूं मान लीजिए, कायाकल्प यहां लिख देते हैं। कायाकल्प में क्या है? जमींदारी प्रथा का वर्णन है। इसीलिए तो जो मतलब एक जो ठाकुर वर्ग है, क्षत्रिय वर्ग है, वो कहीं ना कहीं मुंशी प्रेमचंद से नाराज रहता है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जो है वो ठाकुरों को पूरे हर उपन्यास में लगभग गलत बताने का ही प्रयास किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक मतलब कोई ना कोई, चाहे कितना बड़े से बड़ा विद्वान हो, तुलसी सूरदास जैसे व्यक्ति जो है आदरणीय हैं, उनके मन में भी जब थोड़ा ईर्ष्या का भाव आ सकता है, तो मुंशी प्रेमचंद तो आधुनिक काल में आते हैं, तो स्वाभाविक है कि किसी वर्ग, अगर मान लो कोई वर्ग अत्याचार हम पे करता है, तो फिर उस वर्ग से हमें नफरत हो जाती है, फिर हमारे दिमाग में भी वही चीज घूमती है। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि इनसे जो है नाराजगी रहती है हमेशा मुंशी प्रेमचंद से। तो कायाकल्प में क्या है? जमींदारी प्रथा का वर्णन है, और इसे मुंशी प्रेमचंद जी का मूल रूप से, अगर आपसे पूछ ले कि मूल रूप से, यानी सबसे पहले मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास माना जाता है। क्यों? बाकी तो पहले क्या लिखे थे, ये जैसे सेवा सदन जो है, बाजारे हुस्न, प्रेमाश्रम, ठीक है, रंगभूमि, इनको तो फिर भी कहीं ना कहीं जो है उर्दू नामों से भी लिखा गया, लेकिन इस उपन्यास को मूल रूप से हिंदी में लिखा गया था, कायाकल्प को। ठीक है, तो कहोगे सर आप प्रेमाश्रम का नाम क्या था? इसका नाम था गोशे आफियात। ये भी उर्दू में था। क्या था, क्या लिख देता हूं, गोशे आफियात, ऐसा कुछ नाम है, गोशे आफियात, यानी ये भी उर्दू में था। कुल मिला के जो कायाकल्प है, ये इनका मूल रूप से हिंदी में लिखा गया प्रथम उपन्यास माना जाता है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, गबन का मैंने बता दिया। कर्मभूमि की बात करूं तो आप इसमें यूं याद रख लेना कि महात्मा गांधी के स्वाधीनता आंदोलन पर आधारित है। विशेष रूप से महात्मा गांधी का जो स्वाधीनता आंदोलन है, जो उनके नेतृत्व में आंदोलन चला था, उसका वर्णन ही इसमें किया गया है। ठीक है ना, कर्मभूमि में। और एक बार प्रश्न आया हुआ है, मुझे पता है, हरिजनों की स्थिति का वर्णन भी जो है इसी कर्मभूमि उपन्यास में किया गया है। समझ गए आप? हरिजनों की स्थिति का वर्णन भी कर्मभूमि उपन्यास में किया गया है। फिर बात आती है गोदान के बारे में। ठीक है, हाँ प्रेम, ये हो गया। ठीक है, गोदान मैदान के बारे में एक लाइन है, मुझे याद नहीं आ रही। गोदान 1935 का है, जिसमें होरी, आपने सुना होगा होरी, हाँ याद आ गई। इसे गोदान को क्या कहा जाता है? गोदान, इसे भारतीय किसान जीवन की महागाथा, ये गोदान को भारतीय किसान जीवन की महागाथा कहकर पुकारा जाता है। इसे मतलब भारतीय किसान जीवन की महागाथा का चित्रण अगर किसी उपन्यास में है तो इसी गोदान के अंदर है। और मंगल जो है, इनका आपको पता है अपूर्ण उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? अपूर्ण उपन्यास है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कुछ होगा मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों में जो आपको पता नहीं लायक हो। अब आपके दिमाग में आएगी, सर सन बता देते तो अच्छा होता। बिल्कुल आएगी, और इसका जवाब मेरे पास अब भी वही है कि मैं
फिलहाल नहीं बताऊंगा। फिलहाल आपको ये जो इसके अंदर जो मैटर है, ये जो मैं बता रहा हूं, ये आपको याद करते हुए चलना है। जैसे ही मेरी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होगी, प्लस जैसे ही मेरी प्रश्नोत्तरी क्लासेस स्टार्ट होगी, उस दौरान मैं इन सब के सन आपको याद करवा दूंगा। विश्वास है ना, तो शांति से आप लोग इतना ही करते चलिए, ठीक है। 100% को नहीं होगा, लेकिन 90% को है, और 90% के लिए मैं कह रहा हूं आप टेंशन मत लीजिए। चलिए अब बात करते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने एक बहुत शानदार ट्रिक है। जयशंकर प्रसाद ने तितली का कंकाल इरावती को दिया। कितना शानदार ट्रिक है। प्रसाद ने तितली के कंकाल को इरावती को दिया। समझ गए। कंकाल, कंकाल में क्या है? हिंदू जाति की विकृतियां। बिल्कुल, हमें यही तो कमियां है। हिंदू समाज की विकृतियों का चित्रण है। किस प्रकार से मिथ्याडंबरों के लालच में हम लोग ऊंच नीच जातिगत भेदभाव जो करते आए थे, बहुत मुश्किल से आज जो है कम होते जा रहा है धीरे धीरे। ये सबसे अच्छी बात है, और ये आप और मैं हम सब जानते हैं कि धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग इन विद्वानों को पढ़ रहे हैं, सोचिए उस समय से ये लोग प्रयास कर रहे हैं। कब से? रामानंद के समय से। भाई मैं जहां तक सांडिल्य, रामानंद, अगर जो मेरी क्लासेस रेगुलर ले रहा है उसको सबको पता है कि सांडिल्य, रामानंद, रामानुजाचार्य, जिनको बदनाम किया जाता रहता है कि ये भी जो हैं कहीं ना कहीं है ब्राह्मणवाद फैलाते हैं और छुआछूत को। नहीं, इन लोगों ने उस समय ही जो है कबीर, धन्ना, पीपा, रैदास जैसे व्यक्तियों को शिष्य बनाकर ये परंपरा तोड़ने का प्रयास किया कि नहीं, हम सब समान हैं, हमारे समाज में कोई छुआछूत वगैरह नहीं है। वो प्रयास आज जाकर धीरे धीरे सुधर रहा है। उसमें मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, ये विद्वान आते थे, आज जब आकर धीरे धीरे सुधर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं तो कंकाल में हिंदू जाति की विकृतियां हैं, क्योंकि हिंदू जाति की एक तरह से हिंदू जाति भी जो कंकाल रह गया है, क्योंकि मांस तो जो है वो आपस में ऐसा लगता है जैसे नोच लिया गया है छुआछूत के कारण, जातिगत भेद। लेकिन धीरे धीरे बहुत सुधार आ गया, और इस सुधार को हम लोग मिलकर आगे भी बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि हम हिंदी के बेटे हैं। समझ गए बात आप? हम सब लोग हिंदी के बेटे हैं, हम ऐसा करेंगे भी। जयशंकर प्रसाद का तितली उपन्यास के बारे में आपको बताता हूं। इसमें किसान और मजदूर वर्ग पर होने वाले अत्याचारों का वर्णन है। किसान और मजदूर, जो मजदूर वर्ग है पर होने वाले अत्याचार कि बेचारे इन लोगों को होता क्या है कि इनमें जैसे मजदूरों में ठेकेदार और किसानों में जो तगड़े जो किसान होते हैं, मतलब समझते हो जो 500 बीघा के धनी है ना, वो तो उठाते हैं फायदा, और जो बेचारा छोटा किसान होता है, जिसको हम कह सकते हैं भूमि का छोटा टुकड़ा जो है, उसी से वो अपना गुजारा करता है, ऐसे हमेशा पिटते आए हैं। तो कहीं ना कहीं तितली में किसान और मजदूर वर्ग पर होने वाले अत्याचारों का वर्णन है। इरावती इनका एक अपूर्ण उपन्यास है। क्या है? इरावती इनका एक अपूर्ण उपन्यास है, लेकिन याद रखना इनका ऐतिहासिक उपन्यास है। क्या है? इनका ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें शुंग की कथा है। शुंग काल जो है ना, शुंग काल की कथा है। शुंग काल की कथा को छोड़ो, इसको किसान और मजदूर वर्ग पर होने वाले अत्याचार, कंकाल में हिंदू जाति की विकृतियां। बात करते हैं चतुरसेन शास्त्री की अमर अभिलाषा थी कि मंदिर की नर्तकी, क्या है? मंदिर की नर्तकी अम्बपाली, मंदिर की नर्तकी अम्बपाली पूर्णाहुति हृदय की परख करे, तभी वैशाली की नगर वधु का मंत्र वय रक्षाम का पता चलेगा। इसको दोबारा पढ़ते हैं वर्ण कि चतुरसेन शास्त्री की अमर अभिलाषा थी, चतुरसेन शास्त्री की अमर अभिलाषा थी कि मंदिर की जो नर्तकी है जिसका नाम है अम्बपाली, उसको पूर्ण आहुति देकर उसके हृदय की परख करें। उसको पूर्ण आहुति दे दें, फिर उसके हृदय की परख करें कि वो हृदय से क्या चाहती थी। तभी वैशाली की नगर वधु का मंत्र, जो मंत्र क्या था? वय रक्षाम, वो पता चलेगा वो कहां से निकल के आता है, वो कहां से निकल के आता है। तो ये कौन है? चतुरसेन शास्त्री। अब बात करते हैं इनके हृदय की परख। तो हृदय की परख में क्या है?
हृदय की परख में क्या है मैं आपको बताऊं। हृदय की परख उपन्यास में विवाह पूर्व प्रेम और विवाह पूर्व प्रेम और फिर माता पिता बन जाने वाले जो लड़के और लड़कियां हैं उनको कितना नरक भोगना पड़ता है उसका वर्णन है। अब आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, क्योंकि हम देखते हैं आधुनिकता में जैसे जैसे संस्कृति नष्ट हो रही है ऐसी चीजें हमारे सामने आती रहती है। यानी एक तरह से आप यूं मान लीजिए, विवाह से पूर्व प्रेम के दुष्परिणाम प्लस अवैध संतान का वर्णन है। हृदय की परख चतुर्सेन शास्त्री। मैंने ये व्यक्तिगत रूप से महसूस किया है कि अगर हमें उपन्यासों का विषय पता लग जाए ना तो वो उपन्यास याद करने में बहुत मतलब सहायक होते हैं। अब आपको याद रहेगा कि चतुर लोग प्रेम नहीं करते हैं क्योंकि फिर जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चतुर लोग प्रेम नहीं करते हैं, दिमाग में यही रखना है। बात करेंगे अपन अमर अभिलाषा की। इसमें क्या है अमर अभिलाषा? इसमें विधवाओं पर होने वाले अत्याचार। ठीक है, एक समय तो बहुत ज्यादा होते थे, आजकल ये जो स्त्री शिक्षा के कारण जो है कम होते हैं, लेकिन अमर अभिलाषा जो है उसमें यही बताया गया कि विधवाओं पर जो होने वाले अत्याचार तथा व्यभिचार है ना, मतलब व्यभिचार और प्रेम के अमर्यादित तथा अश्लील वर्णन के बारे में बताया गया है। प्रेम का अमर्यादित वर्णन कि विधवाओं को समाज में मतलब किस नजर से देखा जाता था, इस प्रकार का मतलब देखो उपन्यास क्या है। अब हमने कल एक परिभाषा पढ़ी थी कि मनुष्य के चरित्र को सामने लाकर रख देना, कि सामने वाले का चरित्र कैसा है पूरा खोल के रख देना। और यही उन्होंने किया कि हमारे समाज में जो वास्तविक जो अंदर चलता है कि दिखाते कुछ हैं, अंदर से कुछ हैं। व्हाट्सएप पे सुबह सुबह सबको जय श्री राधे कृष्णा फलाना फलाना भेजते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे मन में कितना राधे राधे है ना, हमारे मन में कितना राधे राधे है ये जो है वो हम भूल जाते हैं। बंसी सब सुर साधे है ना, सॉरी, बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है, हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। यानी बंसी जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो सब सुरों को त्याग देती है, उसकी हर ध्वनि में एक ही ध्वनि निकलती है, राधे 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 राधे। तो बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है, हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। अब मैंने आपको क्यों सुनाई है? आप लोगों के लिए हर वक्त एक ही चीज सोचनी चाहिए, हमारा दिमाग सब कुछ त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है, हाल न पूछो हमारे मन का, सब कुछ सिलेक्शन 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 है। दिमाग में यही रहना चाहिए। चलिए, तो अमर अभिलाषा में विधवाओं पर होने वाले अत्याचार हैं, जबकि हृदय की परख में विवाह से पूर्व प्रेम के दुष्परिणाम और अवैध संतान का वर्णन किया गया है। इनकी एक उपन्यास है आत्मदाह। इनका एक उपन्यास जो मैंने ट्रिक में ऐड नहीं किया है, मैं बता देता हूं, आत्मदाह नाम से है। उसमें देश प्रेम का वर्णन है। क्या है? आत्मदाह में देश प्रेम का वर्णन है। बात करेंगे वह रक्षाम। इसमें राम रावण को केंद्र में रखकर लिखा गया। ठीक है, अब ये जो एक ही क्या मंदिर की नर्तकी, इसके बारे में भी आपको बताना बहुत जरूरी है मुझे जहां तक लगता है। मंदिर की नर्तकी जैसे अम्बपाली है, पूर्णाहुति है, इनके बारे में इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मंदिर की नर्तकी लिखा हुआ है, इसको हाईलाइट नहीं किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बारे में तो शायद इसके बारे में नहीं, आगे एक और आएगा इस टाइप का नर्तकी, वो एक और आएगा, सॉरी ये नहीं है, उसके बारे में आगे बताऊंगा। चलिए, हो गया। बाकी पूर्णाहुति, अम्बपाली, ये आप याद कर लेना। मंदिर की नर्तकी, वैशाली की नगरवधु इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, तो इसके बारे में मुझे ये कहना नहीं पड़े कि ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आप सब लोगों ने ये तो पढ़ ही रखा होगा, ये तो आपको याद ही हो रखा होगा, क्योंकि इसमें वासुदेव, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध तीनों को एक साथ दर्शाया गया है। मतलब ये बताया गया कि वासुदेव यानी श्री कृष्ण, वासुदेव, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध ये हैं क्या? ये सब एक ही तो हैं, लेकिन हमने
हाँ, राम बेकार, कृष्ण बेकार, फल, और सिर्फ महावीर स्वामी को पकड़ लिया। अरे ये सब एक ही हैं। आप हम हिंदी जानने वाले कबीर क्या कहते, एक ही माटे, है ना, वो है ना, क्या है वो दो छंद मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें वो कहता है कि हम सब एक ही माटी के घड़े हैं, हम सब एक ही माटी के घड़े हैं, एक ही मिट्टी से बने हुए हैं, हम सब में एक ही सांस है, एक ही रक्त है। इस प्रकार का एक छंद लिख रखा है, कई बार दिमाग में नहीं आता तो नहीं आता है, फिर चलिए छोड़िए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेता। प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास इनका है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। क्या है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये वृंदावन लाल वर्मा का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कहलाता है। झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई, ये वृंदावन लाल वर्मा का प्रथम उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास कहलाता है, जिसे आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब इसके बाद में मृगनयनी, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कि मृग नयनों से ऐसी लगन लगी कि उन्होंने संगम करने के लिए प्रेम की भेंट स्वरूप उसे गढ़ कुंडार दे दिया। अब लक्ष्मीबाई, जो महारानी लक्ष्मीबाई है, उनके पास तो बहुत से किले थे, है ना, तो उन्होंने उन लक्ष्मीबाई के मृग नयनों से वृंदावन लाल वर्मा को ऐसी लगन लगी कि उन्होंने संगम करने के लिए प्रेम की भेंट स्वरूप लक्ष्मीबाई को एक गढ़ और दे दिया, जिसका क्या नाम था? गढ़ कुंडार। वृंदावन लाल वर्मा, मैं आपको बताऊं, वृंदावन लाल वर्मा प्रेम के शौकीन थे। तो एक बार रानी लक्ष्मीबाई, लेकिन उनका प्रेम सात्विक था, जैसे कृष्ण, मीरा का कृष्ण से प्रेम है, सात्विक है। लगी लक्ष्मीबाई के मृग नयनों, मृग के समान नयनों वाली लक्ष्मीबाई से जो है लगन लगी। उन्होंने संगम करने के लिए, एक उपन्यास का नाम और हो जाएगा संगम, प्रेम की भेंट स्वरूप, सात्विक होता है वहां भेंट, एक गढ़ जो है वो कुंडार दे दिया। अब ऐसा कुछ हुआ नहीं था, सिर्फ हमें याद करना है, तो आपको सिर्फ याद रखने के लिए मैंने आपको ये बताया है ताकि आपको पता रहे। मृगनयनी इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। क्या है? इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, जिसका नाम है मृगनयनी। याद रखना, बच्चन सिंह इनको प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार मानते हैं। इसमें राजा, मृगनयनी में राजा, प्रजा, राजनीति, संस्कृति, सौंदर्य, संयम, युद्ध, प्रेम, नगर, शांति, सब कुछ वर्णन है। समझ रहे बात? ये इनका बहुत सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। फिर उसके बाद बात करें प्रेम की भेंट, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, और गढ़ कुंडार में भी आपको कोई विशेष याद रखने वाली बात नहीं है, तो आप मस्त होकर एक उपन्यास याद कर सकते हैं। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की मां भिखारिणी थी, पर कभी संघर्ष नहीं छोड़ा। मैं आपको बताऊं, कौशिक की मां जो भिखारिणी थी, मगर उसने कभी संघर्ष नहीं छोड़ा। अब मैं आपको बता दूं, मां नाम से ही क्या है? मां। मां है मतलब आदर्श तो होगी। अरे मां है तो क्या होगी? मां है तो आदर्श होगी ना। लेकिन है क्या इसमें? इसमें बताया गया है एक आदर्श, एक पैदा करने वाली मां और एक गोद लेने वाली मां में अंतर होता है ना। पैदा करने वाली मां के शरीर का टुकड़ा होते हैं हम, उसके शरीर का एक अंग होते हैं हम, और गोद लेने वाली मां और आदर्श मां के बीच एक अंतर बताया गया है। भिखारिणी, बात करें भिखारिणी की, इस मतलब इसमें मां में मां के त्याग, मां के स्नेह, और मां किस प्रकार से त्याग और स्नेह के द्वारा अपने बच्चों को बड़ा करती है, बहुत ही शानदार वर्णन किया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि एक आदर्श मां के अगर सानिध्य में कोई बच्चा पलता है, देखो समझना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, आदर्श मां के, न कि, समझ रहे हो ना, न कि ऐसी माँ के जिसको पता ही नहीं है उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं पता। माँ आजकल व्हाट्सएप पे वो बात है ना कि मोबाइल वगैरह में मस्त हैं, बस बच्चे पड़ के गिर गए, सड़क पे घूम रहे हैं, वो नहीं। आदर्श माँ, बहुत अच्छा वर्णन है। देखो मैं तो आधुनिकता की ओर लेके आ गया, कौशिक के समय व्हाट्सएप नहीं था, मोबाइल नहीं था, है ना। तो एक आदर्श मां के सानिध्य में पले हुए बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, और वो बच्चा निश्चित रूप से एक आदर्श नागरिक के रूप में उभर कर सामने निकलता है। तो आदर्श मां, और देखिए उम्र के साथ साथ हमें कुछ चीजें छोड़नी भी पड़ती है। जैसे आज कॉल आया मेरे पास, वो सिरोही से महेंद्र जी का,
बोला सर मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक था, लेकिन सर मैंने पिछले 3 महीनों से जो फरवरी के बाद मैंने क्रिकेट भी छोड़ दिया सर। मुझे आपकी क्लासेस की लगन ऐसी लगी है कि बस आनंद आता है। मैं रियल बताऊं मेरे मित्र, मुझे क्रिकेट और पतंगों का बड़ा शौक है। क्रिकेट और पतंगों का बड़ा शौक था, आज मुझे दोनों ही नहीं है। ठीक है ना, मन अभी भी करता है कि कुछ देर के लिए बच्चा हो जाऊं, लेकिन अब एक आनंद इसमें आता है कि कुछ ऐसा कर जाएं कि जिंदगी का मजा आ जाए। इसीलिए एक शायरी सुना देता हूं, याद आ गई कि ठोकर तो अक्सर जमाने में सभी खाते हैं, ठोकर तो अक्सर जमाने में सभी खाते हैं, मगर ठोकर खाकर भी अगर संभल जाएं तो मजा आ जाए। मौत तो आनी ही है एक दिन सभी को, मगर मौत भी आए तो ऐसी कि बस मजा आ जाए। तो वो चीज है, अब उनमें आनंद नहीं है, वो छोड़ दिए। चलिए भिखारिणी की बात करते हैं। भिखारिणी में अंतर जातीय विवाह की समस्या है। बात को समझ जाना, अंतर जातीय विवाह की समस्या है। लो बात करो, हम लोग जो बोलते हैं अंतर जातीय विवाह की समस्या है। अंतरजातीय विवाह की समस्या है का वर्णन किया गया भिखारिणी स्त्री में। कई चीजें हमारे सभी समाज में, मतलब एक समाज में सही होती है, लेकिन उसको हम गलत ठहरा देते हैं। ठीक है, हम सोशल प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो ढंग से शेयर नहीं कर पाते, लेकिन कुछ चीजें बहुत अच्छी होती है समाज में, वो उनको हम गलत ठहरा देते हैं, उसको हम गलत नजरिए से देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही मुझे एक आध उदाहरण याद आ गया, लेकिन मैं आज नहीं बताऊंगा, फिर कभी बताऊंगा। बस आप याद रखना इस भिखारिणी उपन्यास को, जिसमें अंतरजातीय विवाह की समस्या है, जबकि मां में आदर्श मां का चित्रण है। संघर्ष की अगर मैं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? संघर्ष। तो इसमें किसके संघर्ष है? तो इसमें कोई विशेष संघर्ष नहीं है, इसमें कोई विशेष संघर्ष नहीं है। आप तो इन दो के बारे में याद रखें, तीसरे के बारे में आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन एक चीज जरूर बताऊंगा कि इस संघर्ष में यह बताया गया है कि आर्थिक विषमता के कारण प्रेम किस प्रकार से निष्फल होता है। चलो भागकर शादी कर लेते हैं, भाग ले, खिलाएगा क्या, खाएगा क्या, मैं तुम्हें दिल में रखूंगा। अरे बेटी रा बाप घर में रखी जाए, दिल में कौन रखी जाए, सुबह शाम रोटी चाहिए, घरवाला री इज्जत जावे, है ना। तो यही चीज अंतरजातीय विवाह की समस्या और साथ में संघर्ष में यह बताया गया है कि आर्थिक विषमता के कारण प्रेम भी निष्फल हो जाता है। सबसे पहले आर्थिक योग्य, खुद को आर्थिक रूप से मजबूत करो। विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक की मां भिखारिणी थी, मगर संघर्ष उसने जीवन में कभी नहीं छोड़ा था। प्रताप नारायण श्रीवास्तव, प्रताप नारायण श्रीवास्तव के बारे में बात करते हैं। प्रताप नारायण श्रीवास्तव नाम तो आपने सुना ही होगा। क्या नाम है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव। सबसे बड़ी बात है, इनके सारे उपन्यास व नाम से हैं। विश्व, विजय, विनाश, वेदना, ठीक है, दो उपन्यास हैं, अलग हैं, बेकिसी की मजार और 42, ठीक है, विकास, विसर्जन, विदा, ये 42 एक और हो गया। ये लगभग सारे उपन्यास वस हैं। विश्वमुखी, विजय, है ना, विनाश, विकास, वेदना, विदा, विसर्जन, विजय, ये सारे उपन्यास किसके हैं? प्रताप नारायण श्रीवास्तव के हैं, है ना। अब इसमें क्या है, विजय में एक चीज बताई गई है, वो मैं आपको बता देता हूं, बाकी कोई ज्यादा विशेष नहीं है। विकास वगैरह में ऐसा कुछ नहीं है कि, ठीक है, विकास में तो एक मतलब यूं है, विकास में तो जो अभिजात वर्ग है, अभिजात वर्ग की विलासिता, ये देखो, मैंने आज नवाचार में करता रहता हूं। मैंने आज जो जो उपन्यासों के बारे में आपको बताना है ना, वो मैं पहले से रेड करके लाया हूं, ताकि मुझे पता लग जाए कि इनके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में आपको बताना है। बाकी सिर्फ आपको याद करने हैं, है ना, बाकी सब आपको। तो विकास में अभिजात वर्ग की विलासिता का वर्णन, जबकि विजय उपन्यास जो है, इसमें अभिजात वर्गीय बाल विधवा, मतलब जो जिन्हें अभिजातीय वर्ग की बाल विधवा, मतलब अभिजात वर्ग में जब कोई बाल विधवा हो जाती थी तो उसको कितनी समस्याओं से
जूझना पड़ता था, ये तो वही जानती है, ये उसका हृदय जानता है, साक्षात नरक भोगने जैसा। शायद नरक में भी रहम कर देते थे, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, बल्कि उसके पीछे भी एक तप काम करता था, उसके पीछे भी एक तप काम करता था। हाँ, उसको अपना जीवन कठोरता से जीना पड़ता था। ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग है ना, कुछ रूल्स नियम बना के गए हैं ना, वो मूर्ख नहीं थे। वो आने वाली जो मतलब आने वाली जो नस्लें हैं वो किस प्रकार से बिगड़ेगी, उसको पहले ध्यान में रखते हुए कुछ रूल्स बना के गए थे, जो आज हम लोग दो किताबें, चंद कागज के टुकड़ों को डिग्रियां बोलकर हम उसके आधार पर उनकी बातों को ठुकराते हैं। ये बहुत गलत बात है, वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर। खैर छोड़िए, मैं तो ज्ञान देने आए ही नहीं। प्रताप नारायण श्रीवास्तव विश्व पर विजय करते थक गए थे। प्रताप नारायण श्रीवास्तव विश्व पर विजय करते थक गए थे, उन पर विनाश के बादल छा गए थे, इसलिए वो वेदना से भर गए और उन्होंने बेकसी की मजार पर विकास का विसर्जन कर विदा का निर्णय 42 साल की उम्र में लिया। कमाल करते हो पांडे जी, शानदार ट्रिक है, पढ़ के देखो, ऐसा लग रहा है मुझे इसमें मोदी जी नजर आ रहे हैं। बोला गुरुजी ये कैसे हो गया? विश्व पर विजय करते थक गए थे, निकले विश्व पर विजय करने के लिए, लेकिन थक गए क्योंकि अपने देश में ही विरोध। विश्व पर विजय करते थक गए थे। अरे कोई कमेंट मत करना उल्टा सीधा गया गुरुजी मोदी तो एड़ो है बेड़ो है, अपन की मतलब को नहीं है, अपने एक आनंद लीजिए। विश्व पर विजय करते थक गए थे, उन पर विनाश के बादल छा गए थे, इसलिए वेदना से भर गए, दुखी हो गए कि लोग समझते ही नहीं है विकास की परिभाषा, दुखी हो गए और उन्होंने बेकसी की मजार पर विकास का विसर्जन कर दिया। बोला तुम विकास चाहते नहीं हो, मुझे विकास करवाना ही नहीं है, और विदा का निर्णय 42 साल की उम्र में ले लिया। ये सिर्फ एक माइंड सेट करने के लिए, याद करने के लिए बताते हैं, ठीक है। तो विकास और विजय दो याद रखना। अभिजात वर्ग की विलासिता है, वो अभिजात वर्ग अपना जैसे जैसे विकास करता है वो विलासित होता जाता है, विलासी होता जाता है। विजय में अभिजात वर्ग की बाल विधवाओं की समस्या का चित्रण है। इनके सभी उपन्यास वह अक्षर से प्रारंभ होते हैं, दो को छोड़कर, एक बेकसी की मजार और एक 42। सियाराम शरण गुप्त की अंतिम आकांक्षा नारी की गोद में मरना था। बताओ, अब यहां पे देखो, यहां पे हम, यानी उनकी अंतिम आकांक्षा थी कि मैं नारी की गोद में मरूं, यानी जब मैं मरूं तो मेरा सर किसी नारी की गोद में रहे। नारी यानी दुर्गा का रूप, उसके गोद में रहे, ताकि मुझे जो है इन सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिले। सिया राम शरण की, सिया राम की शरणों में जाएगा, उसकी अंतिम आकांक्षा यही होगी कि वो नारी की गोद में मरना चाहता है। याद हो गया ना, अंतिम आकांक्षा, नारी, गोद। अब मुझे बताओ, इससे सरल तरीके से आपको कोई याद करवा सकता है क्या? है ना। अब बात करते हैं इनकी अंतिम आकांक्षा में है क्या। तो इसमें अंतिम आकांक्षा में तो कोई विशेष बात तो है नहीं। इसमें अंतिम आकांक्षा में तो एक ये है कि समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, अंतिम आकांक्षा यही है कि जो समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार है वो खत्म होना चाहिए, वो खत्म करना है ना। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करना, यही है। नारी में क्या है, ये इनका बहुत सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसमें क्या है, मतलब तात्कालीन समय की जो नारी है वो कितनी स्वयं को असहाय महसूस करती है, मतलब खुद को कितना असहाय और कितना स्वयं को असहाय और विवश महसूस करती है, इस चीज का वर्णन किया गया है। किसमें? नारी में। तत्कालीन समाज की जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उसकी असहायता और विवशता का वर्णन किया गया है ना। अब गोद में क्या है? गोद में है, आप यूं मानिए, गोद का बारे में यहां लिख देता हूं, इसमें संदेह के कारण, मतलब स्त्रियों पर किया जाने वाला जो झूठा संदेह है या अविश्वास है ना, संदेह के कारण या अविश्वास के कारण जो है समाज अत्याचार करता है, उसका वर्णन है कि किस प्रकार से संदेह और अविश्वास के कारण जो है स्त्रियों को समाज के अत्याचारों का सामना करना पड़ता था।
है ना। तो संदेह और अविश्वास के कारण स्त्रियों पर किए जाने वाले अत्याचारों का वर्णन है। गोद में नारी में तात्कालीन समय की असहाय और विवश जो विवस्था है उसका वर्णन है। अंतिम आकांक्षा में समाज के भ्रष्टाचार का वर्णन किया गया है। बात करेंगे पांडे बच्चन शर्मा उग्र। पांडे बच्चन शर्मा उग्र ने बताया, क्या बताया कि चंद हसीनों की खातिर दिल्ली का दलाल जो कड्डी में कोयला डालकर पीता था, बुधवा की बेटी को कला का पुरस्कार दिलाने के लिए ले गया। तो यहां पर 4-5 रचनाएं आ जाती है कि उग्र ने बताया कि चंद हसीनों की खातिर, ये जो उग्र था ना, ये स्वभाव से बड़ा उग्र था, इसने चंद हसीनों की खातिर, कुछ हसीनों ने बोल दिया कि भाई तू ये उल्टे काम कर, उसने करना शुरू कर दिया। चंद हसीनों की खातिर दिल्ली का दलाल जो कड्डी में कोयला डालकर पीता था, बताओ इसका शौक ही निराला था, पीता था, बुधवा की बेटी को कला का पुरस्कार दिलाने के लिए के बहाने ले गया, है ना, के बहाने ले गया। अब 2 रचनाएं, बुधवा की बेटी और दिल्ली का दलाल। बुधवा की बेटी और दिल्ली का दलाल। दिल्ली का दलाल में क्या है कि इसमें मतलब किस प्रकार से जो स्त्रियों की, जो लड़कियों की खरीद फरोख्त है उसका वर्णन है। दिल्ली का दलाल जो किस प्रकार से स्त्रियों की खरीद फरोख्त करता है उसी चीज का वर्णन किया गया है। बुधवा की बेटी जो है इस उपन्यास का दूसरा संस्करण मनुष्यानंद, किस नाम से, मनुष्यानंद, इसका जो दूसरा संस्करण छपा था वो छपा था मनुष्यानंद नाम से, इसका दूसरा संस्करण भी प्रकाशित हुआ था। और इसमें था क्या, अछूतोद्धार की समस्या, अछूतों के उद्धार की समस्या का वर्णन था। भाई अछूतोद्धार, जो अछूत हैं, समझा जाते हैं, उनका उद्धार कैसे किया जाए, इसको लेकर लिखा गया था। इसके अलावा इनकी एक, ये जो बाकी मैंने लिखे ना, ये कोई इतने खास नहीं है। एक इनका मतलब एक उपन्यास है, बहुत प्रसिद्ध है, और उसका नाम है सरकार तुम्हारी आंखों में। सरकार तुम्हारी आंखों में, क्या है, सरकार तुम्हारी आंखों में, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। आइए अब बात करते हैं थोड़ा सा अलग। अप्सरा, अलका, प्रभावती। निराला की 4 बहनें हैं जिनका नाम है अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा। चोटी की पकड़ के बहाने काले कारनामे करती थी। ले ए देख, निराला की 4 बहना अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, ये चोटी की पकड़ के बहाने काले कारनामे करती थी, जिससे चमेली ने नाराज होकर उनके पीछे बिल्ले सुर बकरिया छोड़ दिया। बताओ, निराला की 4 बहनें हैं, अलका, अप्सरा, निरुपमा, प्रभावती। ये चारों चोटी के पकड़ के बहाने काले कारनामे करती थी, इसलिए चमेली ने नाराज होकर उनके पीछे क्या कर दिया, बिल्ले सुर बकरिया छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया, बिल्ले सुर बकरिया छोड़ दिया, है ना। अब इसमें सबसे पहले बात करूं मैं अप्सरा की। अप्सरा में अभिजात कुलीन युवक है और एक वेश्या पुत्री का प्रेम, मतलब एक अभिजात वर्ग का छोरा है, का युवक है, और एक वेश्या पुत्री है, उसकी प्रेम कथा है, उसकी प्रेम कथा है कि किस प्रकार से एक अभिजात कुलीन युवक और वेश्या पुत्री प्रेम तथा विवाह का भी चित्रण किया गया। इस बात को भी ध्यान रखना, मतलब प्रेम जो है वो विवाह में बदलता है। इनका मुझे सबसे प्रसिद्ध ये लगा, जब मैंने पढ़ा तो मुझे ये लगा अलका, ये मुझे बहुत प्रसिद्ध लगा। क्यों लगा, इसके बारे में बताते हैं। अलका में ऐसा क्या है, तो इसमें अवध क्षेत्र के किसान, ये शायद प्रश्न भी आया हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है, अवध क्षेत्र के किसानों, जो अवध क्षेत्र के किसान हैं, उन किसानों की दयनीय स्थिति का वर्णन है। तो मुझे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा, स्थिति का वर्णन, अवध क्षेत्र के जो किसान हैं उनकी दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है ना। और ये जो है ना, ये इसे तो निराला ने स्वयं ने ऐतिहासिक रोमांस कहा है। क्या कहा है, निराला खुद कहते हैं मेरा जो प्रभावती उपन्यास है वो तो ऐतिहासिक रोमांस है, ऐसा ऐतिहासिक रोमांस आपने और किसी कृति में नहीं देखा होगा। तो ये है निराला की, है ना। मैं आपको बताऊं, आप है ना इनके, देखो सुनो मेरी बात, जैसे आप लिख रहे हो मैं सब जानता हूं, क्योंकि मैंने आपको कह ही दिया कि ये लिखना ही पड़ेगा।
तो आप है ना इनकी स्क्रीनशॉट ले लिया करो। मैं जो बीच में जब थोड़ा सा साइड में इसलिए हो रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेके और रात को जब बैठो तो इनको लिख लो। अभी चलती क्लास में तो इनको समझने का प्रयास करो, और नोट्स में कुछ है रचना, जो नोट्स में रचना आ गई ना वो उसके बारे में तो उसी के अंदर लिख लेना, बाद में इनको लिखना एक रजिस्टर में। मैंने क्या कहा था, आप कहना मानना मेरा, जितनी भी गद्य विधाएं मैं करवाऊं, बाकी सारे को नहीं कह रहा मैं, सिर्फ इनका जितनी भी गद्य विधाएं कराऊं अपने हाथ से एक बार जो है नोट्स में देख देख के लिखनी, सिर्फ गद्य विधाएं, बाकी आपको कुछ नहीं लिखना। मैं आपको काव्य शास्त्र दूंगा, एक अक्षर नहीं लिखना पड़ेगा। मैं आपको काव्य शास्त्र के नोट्स दूंगा, एक अक्षर भी नहीं लिखना पड़ेगा, ये कंफर्म बता रहा हूं, ठीक है। मैं आपको व्याकरण के नोट्स दूंगा, एक अक्षर भी नहीं लिखना पड़ेगा। मैं आपको जो पत्रों के औपचारिक कार्यालय पत्र दूंगा, एक अक्षर नहीं लिखना, ठीक है। सिर्फ इन गद्य विधाओं को इसलिए लिखना है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम भूल जाते हैं। आपको लग रहा है कि ट्रिक्स से बहुत अच्छा याद हो रहा है, लेकिन इन ट्रिक्स का रिवीजन बहुत करना पड़ेगा, तब जाकर ये 80% आपके दिमाग में रहेगी। अभी मुझे भी रिवीजन करना पड़ता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। चलिए, भगवती प्रसाद वाजपेयी ने अनाथ पत्नी के साथ प्रेम पथ पर चलते हुए, भगवती प्रसाद वाजपेयी, तेरी पत्नी अनाथ कैसे हुई, पहले तो मेरे ये समझ नहीं आया। भगवती प्रसाद वाजपेयी ने अनाथ पत्नी के साथ प्रेम पथ पर चलते हुए दो बहनों को निमंत्रण दे दिया। दो बहनों को क्या दे दिया, निमंत्रण दे दिया। पर उनसे न कहना, और कहा कि उनसे मत कहना कि त्यागमयी का सपना बिक गया, त्यागमयी का सपना बिक गया, यथार्थ से आगे टूटते बंधन मनुष्य और देवता दिखेंगे। दोबारा पढ़ते हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी ने अनाथ पत्नी के साथ प्रेम पथ पर चलते चलते दो बहनों को निमंत्रण दिया और कहा कि उनसे मत कहना कि त्यागमयी का सपना बिक गया है, त्यागमयी का सपना बिक गया, अगर वो नहीं बिकता तो त्यागमयी का सपना बिक गया, वरना हम यथार्थ से आगे के टूटते बंधन मनुष्य और देवता, वरना यथार्थ से आगे के टूटते बंधन मनुष्य और देवता देखते, वरना यथार्थ से आगे के टूटते बंधन मनुष्य और देवता देखते, वरना यथार्थ से आगे के टूटते बंधन मनुष्य और देवता देखते। अनाथ पत्नी के साथ प्रेम पथ पर चलते हुए दो बहनों को निमंत्रण दिया और कहा कि उनसे मत कहना, कि उनसे न कहना कि त्यागमयी का सपना बिक गया, वरना यथार्थ से आगे के टूटते बंधन और मनुष्य और देवता जो है वो देखते। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक होगी एक और, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं शिव पूजन सहाय की देहाती दुनिया को तो सब जानते ही हैं। ये इनका आंचलिक उपन्यास है। क्या है इनका? आंचलिक, ठीक है। राहुल साकरात्यायन शैतान की आंख में मधुर स्वप्न देख रहा था। जो राहुल साकरात्यायन जो यात्रा वृत्तांत के लिए जाने जाते हैं, राहुल साकरात्यायन शैतान की आंख में मधुर स्वप्न देख रहा था। राहुल साकरात्यायन शैतान की आंख में मधुर स्वप्न देख रहा था। इनके बारे में कुछ विशेष नहीं है। अब बात करेंगे हम मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार। तो ये 4 मनोविश्लेषणवादी उपन्यास हैं, इनको बड़े ढंग से पढ़ना है और आप ढंग से पढ़ेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं जैनेन्द्र की ट्रिक। बहुत ही शानदार ट्रिक है, आप देखो इसको। सबसे पहले जैनेन्द्र की ट्रिक। जैनेन्द्र ने जयवर्धन से कहा, पहले ट्रिक याद करनी पड़ेगी इसकी। जैनेन्द्र ने जयवर्धन से कहा कि सुनीता और कल्याणी को आखिर कब तक परखोगे। ये मेरी सबसे अच्छी ट्रिक है। जैनेन्द्र ने जयवर्धन से कहा कि सुनीता और कल्याणी को आखिर तुम कब तक परखोगे, उन्हें सुख से जीवन व्यतीत करने दो, उन्हें सुख से जीवन व्यतीत करने दो, वरना तपोभूमि में मुक्ति बोध नीलमणि से विवाह करके दशार्क चला जाएगा। कितनी गजब ट्रिक है। मुक्ति बोध जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1966 मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1966 में मिला था, ठीक है। जैनेन्द्र ने जयवर्धन से कहा कि सुनीता और कल्याणी को आखिर कब तक परखोगे, उन्हें सुख से जीवन व्यतीत करने दो, वरना तपोभूमि में मुक्तिबोध नीलमणि से विवाह करके दशार्क चला जाएगा। ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। लेकिन उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक तत्वों को शुद्ध रूप से अगर किसी ने ऐड किया तो वो इलाचंद्र जोशी थे। बात करेंगे इनके उपन्यासों की। अच्छा, पहले तो बता दूं, जैनेन्द्र के जो उपन्यास है उनका मूल विषय है काम, पीड़ा और अहम भाव। काम, पीड़ा
और अहम भाव, ये इनके उपन्यासों का मूल विषय है। अब हम एक एक उपन्यास को उठाते हैं। सबसे पहले परख। परख उपन्यास में आप इतना दिमाग में रखना कि प्रेमिका और पत्नी के बीच का द्वंद्व चित्रण है, यानी प्रेम का त्रिकोण संघर्ष है, जिसमें पत्नी व प्रेमिका का द्वंद्व दिखाया गया है। द्वंद्व का मतलब ऐसा नहीं कि वो दोनों एक दूसरे के बाल पकड़ के खींच रही है ना, वैसा द्वंद्व नहीं है, बल्कि दोनों की मनस्थितियों का द्वंद्व है। प्रेमिका उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से प्राप्त करना चाहती है, जबकि पत्नी चाहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा, इस प्रकार एक जो आप समझ गए मनोविश्लेषणवादी है, मतलब एक मानसिक स्थिति ऐसी रहती है कि हम जीना भी नहीं चाहते और जिंदगी को खोना भी नहीं चाहते, एक ऐसी स्थिति का वर्णन किया गया। परख उपन्यास में पत्नी और प्रेमिका दोनों जो है वो पति और प्रेमी उसको परख रही थी। बात करते हैं अपने नेक्स्ट सुनीता उपन्यास की। इसमें ये उपन्यास इसलिए प्रसिद्ध है, कहते हैं कि यहीं से जैनेन्द्र जो है एक उपन्यासकार के रूप में स्थापित हुए, उपन्यासकार के रूप में स्थापित, यानी इससे पहले इनके सिर्फ प्रयास थे, लेकिन सुनीता उपन्यास इनका श्रेष्ठ उपन्यास है, इसी से ये उपन्यासकार के रूप में स्थापित हो गए। क्यों? इसे इसमें है क्या, इसमें भी क्या है दोस्तों, दाम्पत्य प्रेम और दाम्पत्य के बाहर, यानी पत्नी, एक तो पत्नी के साथ प्रेम और एक पत्नी के साथ, यानी एक तरफ घरवाली एक तरफ बाहर वाली। पिक्चर देखिए अनिल कपूर श्रीदेवी की, सेम वैसा ही कुछ वर्णन है कि दाम्पत्य प्रेम और दाम्पत्य से बाहर के प्रेम का अंतर्द्वंद दिखाया गया। मैंने इसीलिए यहां बता दिया कि इनके मुख्य विषय काम पीड़ा और अहम भाव है। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी मैं जानता हूं, क्योंकि आज की क्लास में बस है तो अब थोड़ी सी, लेकिन चलिए। तो सुनीता बता दिया, परख बता दिया, याद रखना, एक बार रिवीजन कर लेना बस। त्यागपत्र जैनेन्द्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध, त्यागपत्र उपन्यास कहां ट्रिक में आया ही नहीं भाई, त्यागपत्र उपन्यास ट्रिक में नहीं आया। एक उपन्यास है इनका त्यागपत्र, सुख तपोभूमि में दशार्क नीलमणि से विवाह करके दशार्क जाकर, इसको ट्रिक को अपन सेट कर देते हैं। देखो आज अपन मिलके ट्रिक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? विवाह करके दशार्क चला जाएगा और त्याग पत्र दे देगा, त्याग पत्र दे देगा। ये लीजिए, ये ट्रिक याद हो जाएगी अपने को, है ना। इसमें है क्या, एक ये सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है, इसमें मृणाल के माध्यम से एक आत्मपीड़क एवं विद्रोही व्यक्तित्व है। त्यागपत्र है ना, इसमें क्या है, एक विद्रोही व्यक्तित्व को उभारा गया है, परेशान विद्रोही व्यक्तित्व को उभारा गया है। कल्याणी में क्या है, कल्याणी में विवाह के बाद की समस्याएं, बिल्कुल समस्याएं तो सारी बाद में ही शुरू होती है, विवाह के बाद की समस्याओं का अंकन हुआ है। वो समस्याएं किस प्रकार से है वो तो आप सब विवाहित हैं वो जाने, और जो विवाहित नहीं हैं वो एक बार करके देखे, फिर आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए आनंद लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सुखदा, सुखदा में नायिका है जिसका नाम है सुखदा, ये एक नायिका का नाम है सुखदा। इस सुखदा की मन स्थितियों का वर्णन है कि प्रेम करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। सुखदा नाम की नायिका है, उसकी मन स्थितियों का वर्णन किया गया है। बात करेंगे अगर मुक्ति बोध का, तो कहते हैं कि ये जैनेन्द्र का एक राजनीतिक विमर्श से भरा उपन्यास है। समझ गए, राजनीतिक विमर्श, चर्चा विमर्श का उपन्यास है। ठीक है, बात दशार्क है, दशार्क के बारे में कोई खास बात तो नहीं है, मुक्तिबोध बता दिया, नीलमणि बता दिया, तपोभूमि भी है। ठीक है, कोई खास बात मुझे नजर नहीं आई, मुक्तिबोध हो गया, और तो कौन सा है, अनाम स्वामी। दशार्क बता, देखो इसमें विवाह विच्छेद तथा नारी जीवन की त्रासदी, दशार्क है ना, इसमें क्या है, विवाह विच्छेद, कि जब विवाह विच्छेद मतलब तलाक हो जाता है, दशार्क जो है उसमें यह बताया गया कि तलाक के बाद में जिंदगी दोनों की बिगड़ती है, मगर नारी का जीवन त्रासदी बन जाता है।
तलाक के बाद नारी का जीवन त्रासदी बन जाता है। तो विवाह विच्छेद तथा नारी जीवन की त्रासदी का चित्रण है। मैं आपसे एक रियल बताता हूं, आप मानो चाहे मत मानो, सिलेक्शन लो फटाफट जितना जल्दी हो सके, और एक बार सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जिसमें सेलेक्ट हो जाओ ना, तो उसके बाद संतुष्टि धारण कर लेना। जो भी 2-3 साल में वैकेंसी आप आगे फर्स्ट ग्रेड आ रही तो कर लो, एक बार जितना कर सकते हो कर लो, और इनको पढ़ो, लाओ घर पे, खाली समय में पढ़ो, आनंद लो। जिंदगी केवल बस बस सिलेक्शन के लिए ही नहीं है। सिलेक्शन बात है कि सबका होता नहीं है, ठीक है, कईयों को दूसरे कामों में लग जाते हैं, कुछ धंधे चलते हैं, घर अच्छे खासे घर हैं, बढ़िया तरीके से घर में सब पैसे कमी नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो शौक से पढ़ रहे हैं उनको इन उपन्यासों को पढ़ना चाहिए। पता चलता है, सामाजिक सोच लिख रखी है, और पढ़कर हम बहुत कुछ सीखते हैं, और इससे ये भी सीखते हैं कि पारिवारिक जो किस प्रकार से तनाव की स्थितियां होती हैं उनको दूर कैसे किया जाता है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मानते नहीं है कोई। सर आपके पास कितने हैं, क्वेश्चन आ सकता है किसी के दिमाग में। मेरे पास एक अलमारी है सामने यहाँ पे, वो उपन्यासों से और जो अमीर खुसरो, जो आंसू, ठीक है, निराला, पंत, महादेव, इनसे भरी पड़ी है। और जो यहाँ यहाँ तक आए हुए हैं मेरे कुछ साथी अगर बैठे हों देख रहे हो तो उनको पता है मेरे पास कितनी है। चलिए, तो परख, मैं तो वो इंसान हूँ जिसने जब सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा था तो सूरदास की झोंपड़ी कहानी लगती थी, और मैंने सूरदास की झोंपड़ी जब पढ़ी मुझे इतनी अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि रंगभूमि उपन्यास कितना बढ़िया होगा, और मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी, पेपर है 1 महीने बाद, और मैं रंगभूमि उपन्यास पढ़ने बैठ गया। ये कोई सही काम थोड़ी था, लेकिन पागल आदमी हूं मैं, कर लिया, बताओ। चलिए, इलाचंद्र जोशी का निर्वासित सन्यासी भाई प्रेत और छाया के प्रभाव से, किस प्रभाव से? प्रेत और छाया के प्रभाव से पर्दे की रानी के पीछे, ये है वो उस वक्त जो आई थी ना रानी, वो नर्तकी थी शायद, वो कौन थी? वो थी अपने मंदिर की नर्तकी। हाँ, वो इस रचना को बता रहा था मैं, पर्दे की रानी, ये बताऊंगा मैं। इलाचंद्र जोशी का निर्वासित सन्यासी भाई प्रेत और छाया के प्रभाव से पर्दे की रानी के पीछे पड़ा हुआ है, पर्दे की रानी के पीछे पड़ा हुआ था, जिससे जहाज का पंछी लज्जा और घृणा, लज्जा अलग है, घृणा अलग है, लज्जा और घृणा से मुक्ति पथ पर चल दिया। अब यहां पे आप लोगों को काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, मैं बताता हूं क्या। आप लोग ध्यान से समझना, ये बहुत बढ़िया उपन्यास है। इलाचंद्र जोशी जैनेन्द्र से टॉप हैं, ध्यान रखना इस बात को विशेष। सबसे पहले बात करता हूं जहाज का पंछी। किसकी बात करता हूं? जहाज का पंछी। दोस्तों, जहाज का पंछी आप लोग हो। बोले सर हम लोग कैसे? मैं बताता हूं। इसमें ये पंछी है ना, ये आप हो। पंछी मतलब इसमें ये पंछी है बेरोजगार, बेचारा नौकरी के लिए भटकता रहता है, जगह जगह ठोकरें खाता रहता है, और जब नौकरी नहीं मिलती तो जहाज, ये जो है ना, ये है महानगर, ये है महानगर, और उस महानगर का नाम है कलकत्ता। आखिर वो जहाज का पंछी सब जगह भटकने के बाद कलकत्ता फिर से लौट जाता है। तो ये बेरोजगार की पीड़ा का वर्णन है, किस प्रकार से उसे बेरोजगारी में भटकते भटकते, मतलब जो है मतलब बेरोजगारी में भटकते भटकते जो है वो वापस अपने जहाज पर चला जाता है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती। बहुत ही शानदार उपन्यास है। इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास यही है कि किस प्रकार एक शिक्षित युवा जो होता है भटककर अपने जहाज यानी कलकत्ता फिर से लौट कर आता है। एक बेरोजगार की मनस्थिति कैसी होती है उसमें यह भी बताया गया है कि एक बेरोजगार को मानसिक रूप से हमेशा सुदृढ़ रहना चाहिए कि चलो अब नौकरी मिली, लेकिन हम अपना खुद मतलब टैलेंट खुद में होना चाहिए कि नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं, अपन कुछ और करेंगे, है ना। तो बहुत अच्छा है, मतलब उपन्यास है। इसके अलावा मैं पहले घृणामयी का बताऊं आपको। अगर घृणामयी में तो क्या है, घृणामयी उपन्यास में तो मतलब देखो ये घृणामयी है ना, ये कुछ किताबें अलग बताती है। ये घृणामयी उपन्यास लज्जा शीर्षक से प्रकाशित हुआ था पहले। किस शीर्षक से? ये घृणामयी उपन्यास, जो मैंने यहाँ घृणा लिखा है यहाँ लज्जा लिखा है, ये घृणामयी उपन्यास ही लज्जा शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। इसमें क्या है, एक शिक्षा प्राप्त युवती है लज्जा। एक इस उपन्यास में क्या है, एक युवती है, उस युवती का नाम है लज्जा, और वो लज्जा है ना वो क्या है, थोड़ी पढ़ी लिखी है। बात समझ गए? अब पढ़ी लिखी शिक्षित नारी है, तो अब पढ़ी लिखी शिक्षित नारी है, लेकिन उसकी शिक्षा मतलब यूं मान लीजिए उसकी जो शिक्षा है
वो कहीं ना कहीं सही दिशा में नहीं हुई है। वो अपने आप को पढ़ी लिखी समझती है, लेकिन उसमें पढ़ लिखने के बाद जो संस्कार आना चाहिए वो नहीं है। इसीलिए एक पढ़ी लिखी युवती जो अपने आप को शिक्षित कहती है, उसकी काम चेष्टाओं का वर्णन है, काम चेष्टाओं का वर्णन है। मतलब उसने क्या कहते हैं उसे, कृत्रिम नॉलेज तो लिया, मगर व्यवहारिक नॉलेज जो था, ज्ञान था, वो नहीं लेते। ऐसे हमारे आसपास भी समाज में खूब होते हैं जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, लेकिन उसमें व्यवहारिकता नाम की कोई चीज नहीं होती। पढ़ा लिखा मतलब सभ्य, संस्कृत मतलब बढ़िया, एकदम सम्मान के साथ बात करें, ठीक है। तो घृणामयी उपन्यास में एक लज्जा नाम की शिक्षित युवती के काम चेष्टाओं का वर्णन किया गया। मुझे बताओ, आप लोग ये घृणामयी और बेजाज का पंछी कभी भूलोगे क्या जिंदगी में? कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि मैंने आपको इस तरह से बता दिया कि भूलने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब जैसे ये सन्यासी है, ये इनका आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है। इसके बारे में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि यह आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है, ठीक है। इसके अलावा इनका एक उपन्यास और है, वो भी बहुत अच्छा है। कहां लिखूं मैं तो जगह और नहीं छोड़ता हूं, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। एक उपन्यास है इनका निर्वासित। क्या उपन्यास है? निर्वासित। तो ये निर्वासित उपन्यास जो है इलाचंद्र जोशी का, इसमें एक प्रेम कहानी है जिसके दो कलाकार हैं, जिसका नाम है महीप और नीलिमा। महीप और नीलिमा। अब होता क्या है, महीप जो होता है वो एक भावुक कवि होता है, मेरी तरह। क्या होता है? भावुक कवि होता है, ठीक है। अब वो भावुक कवि जो होता है, देखो आपको याद करवा दूंगा निर्वासित। तो निर्वासित में एक भावुक कवि होता है महीप। वो क्या करता है, इतना भावुक होता है कि वो अपनी कविताओं द्वारा जो है नीलिमा को आकर्षित करना चाहता है, लेकिन वो क्या है कि दिखने में जो है ज्यादा आकर्षित नहीं होता है, मेरी तरह यूं मान लो एकदम बेकार सा दिखता है। तो फिर वो नीलिमा जो है वो उससे आकर्षित होती नहीं है कविताओं से, कि खाली कविताओं का ही चले लाडी, है ना। तो कविताओं से जब आकर्षित नहीं होती है तब वो क्रांतिकारी बन जाता है ना। जैसे मैं बन गया शिक्षक, एकदम क्या बस क्रांति है शिक्षा जगत में, तो वो क्या बन जाता है? क्रांति। और वो प्रेम से निर्वासित हो जाता है, उसको नीलिमा क्या कर देती है? प्रेम से निर्वासित कर देती है। अब देखो इलाचंद्र जोशी की ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको, ये ट्रिक तो एक सहारा है, दीवार है, उसके सहारे हम लेके खड़ा हो सकते हैं। कि इलाचंद्र जोशी निर्वासित, नीलिमा और महीप की कहानी है, और बेकसी की मजार बेरोजगार की कहानी है। सन्यासी आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। और घृणामयी में लज्जा नाम की शिक्षित युवती है जो जिसकी काम चेष्टाओं का वर्णन है। और इसके अलावा प्रेत और छाया, इसमें एक पारसनाथ नाम का व्यक्ति है, पारसनाथ, उसकी मानसिक कुंठा का चित्रण है। किसका है? पारसनाथ नाम का व्यक्ति है जिसकी मानसिक कुंठा का चित्रण है। इसके अलावा इसमें और कुछ भी याद नहीं करना। अज्ञेय की बात करूंगा तो अज्ञेय का एक उपन्यास है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी, ये बहुत अच्छा है। उसके बाद है नदी के दीप, और फिर यहां पे आ जाता है अपने अजनबी। आप जानते हैं क्या है? अपने अजनबी। अब आप देखिए, ये भी तो कहीं ना कहीं अज्ञेय भी जो है वो एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, और जो शेखर एक जीवनी है ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है। तो अब इसमें आप कहोगे सर ये क्या है? बस इसमें ये ज्यादा तो नहीं बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि इसमें कहानी कुछ उलझी हुई सी है। बस आप याद रखिए, ये इनका फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा गया उपन्यास है। जो याद करने लायक बात है वो यही है, ठीक है। तो ये इनका फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा गया उपन्यास माना जाता है, ठीक है। बस इसके बारे में अज्ञेय ने खुद ने क्या कहा है वो बता देता हूं, कि शेखर की खोज अंततः गत्वा स्वतंत्रता की खोज है। इसमें शेखर है ना, शेखर की खोज जो है, अज्ञेय खुद कहता है कि इस उपन्यास में जिस चीज को शेखर खोजता है, वो खोज क्या रहा है वो तो उपन्यास पढ़ने में पता लगेगा, लेकिन शेखर की खोज अंततो गत्वा, शेखर मान लो स्कूल लेक्चरर नहीं बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर प्रश्न आ जाए कि शेखर एक जीवनी में किस चीज की खोज बताई गई है, तो कहीं ना कहीं वो स्वतंत्रता की खोज करता है। इसीलिए अज्ञेय खुद कहते हैं कि शेखर की खोज अंततो गत्वा स्वतंत्रता की खोज है, कि किस प्रकार से स्वतंत्र हुआ जाए इन बंधनों से। बात करते हैं नदी के द्वीप की। तो नदी के द्वीप में मतलब नदी की जो 4 संवेदनाएं हैं, नहीं इसके बारे में तो किसी ने कहा है कि 4 संवेदनाओं का अध्ययन, हाँ बल इसके बारे में
अज्ञे खुद ही कहता है कि ये 4 संवेदनाओं का अध्ययन है, 4 संवेदनाओं का अध्ययन। यानी अज्ञे ने इसे किस नाम से पुकारा है? तो आप कह सकते हैं इसे 4 संवेदनाओं के अध्ययन के नाम से पुकारा है। और इसमें व्यक्ति का मृत्यु से साक्षात्कार, अज्ञे के किस उपन्यास में व्यक्ति का मृत्यु से साक्षात्कार होता है? तो वो है अपने अपने अजनबी। किसमें होता है? अपने अपने अजनबी। ठीक है। फिर आता है दोस्तों गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता बनकर, ये धर्मवीर भारती खुद गुनाहों का देवता बनकर सूरज का 7वां घोड़ा छीन लाया, सूरज का 7वां घोड़ा छीन लाया। और ये जो उपन्यास है ये अपने शिल्प के कारण प्रसिद्ध है। किसके कारण प्रसिद्ध है? शिल्प के कारण प्रसिद्ध है। तो धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता बनकर सूरज का 7वां घोड़ा जो है वो छीन लाया। क्या लाया? छीन लाया। तो आज की क्लास काफी लंबी हो गई होगी। मैं कितना देख सकता हूं, कितना 1.25 घंटे की क्लास होगी। 9 बज चुके होंगे अब तक। आप सोचोगे सर क्लास कैसे नहीं आई, लेकिन आज की क्लास बहुत शानदार क्लास है, थोड़ी बड़ी क्लास है, आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। लोग 3-3 बार देख रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सोच सकते हैं कि मेरे लिए टाइम मायने नहीं रखता, कुछ मुझे राय भी देते हैं कि क्लासेस छोटी छोटी होनी चाहिए, यूट्यूब पर बच्चे ज़्यादा देर तक देखते हैं। मैं इतना जानता हूं कि मेरे एनडीसी क्लासेस परिवार का हर अभ्यर्थी क्लास कितनी भी बड़ी हो उसे पूरा देख के सोएगा, तभी वो सेलेक्ट होएगा। और सभ्य स्टूडेंट्स हैं, सभ्यता से पूरी क्लास देखोगे, क्योंकि जब मुझे इतनी मेहनत लगती है तो आप इस मेहनत को ज़ाया नहीं जाने दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। शुभ रात्रि। आज ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।